तो आज की क्लास में जिस एज पे हम बात करेंगे वो है द कैरोलिन पीरियड और द एज ऑफ मिल्टन और द इंटररेग्नम। कैरोलिन में हैंड रिटन नोट्स में ये ई छूटा हुआ है गलती से, इट्स ह्यूमन मिस्टेक। तो कैरोलिन पीरियड और इंटररेग्नम, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसको कैरोलिन पीरियड क्यों कहते हैं। तो जो चार्ल्स वन का टाइम पीरियड है, जेम्स फर्स्ट के बाद इंग्लैंड में जो अगला किंग बनता है, एलिजाबेथ के बाद जेम्स फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट के बाद चार्ल्स फर्स्ट। तो चार्ल्स वन का जो टाइम पीरियड है वो 1625 to 49 है। चार्ल्स वन का ही जो लैटिन नाम होगा वो कैरलस है या कैरल है। तो इसीलिए इस एज को कैरोलिन पीरियड भी कहते हैं, बिकॉज इट इज द टाइम पीरियड ऑफ चार्ल्स फर्स्ट हु इज ऑल्सो नेन एज कैरल। तो कैरोलिन पीरियड। इंटररेग्नम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो 24 ईयर्स का टाइम पीरियड है, इसमें बहुत ज्यादा इंटरप्शन रहे। पूरा का पूरा क्रॉमवेल का रेवोल्यूशन चला और एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही। ऐसा नहीं है कि जो चार्ल्स वन है वो बहुत अच्छे से ये 24 ईयर्स रूल कर रहा था। इट इज नॉट लाइक दैट। सो इट वॉज अ पीरियड ऑफ कंप्लीट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटररेग्नम। फिर इसको प्यूरिटन एज भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसा टाइम पीरियड था। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, एलिजाबेथन एज में प्रोटेस्टेंट पावरफुल हो गए थे, कैथोलिसिज्म का डाउनफॉल हो गया था। बट प्रोटेस्टेंट पावरफुल हुए, प्रोटेस्टेंटिज्म खूब आगे बढ़ा। बट कैरोलिन पीरियड आते आते तक एक और रेवोल्यूशन हुआ, प्यूरिटनिज्म, जो बेसिकली कैथोलिक्स का ही रेवोल्यूशन था और कैथोलिक्स से थोड़े अलग। तो प्यूरिटन कुछ लोग थे हु वेयर प्यूरिटन, ये हम लोग समझेंगे। उन लोगों ने रेवोल्यूशन किया, वो भी इसी टाइम में हुआ। दैट इज वाई दिस एज इज नोन एज प्यूरिटन एज। फिर इसी एज को हम एज ऑफ मिल्टन भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज द टाइम पीरियड व्हेन मिल्टन वाज क्वाइट एक्टिव। तो जॉन मिल्टन इसी टाइम पीरियड पे बहुत एक्टिव थे। तो 17th सेंचुरी का जो सेकेंड क्वार्टर है, 1625 to 1649, ये जो 24 ईयर्स का जो टाइम पीरियड है, इसको हम अलग अलग नाम से जानेंगे। कैरोलिन पीरियड, एज ऑफ मिल्टन, इंटररेग्नम, प्यूरिटन एज। एंड एज वी हैव सीन दैट कि पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन चार्ल्स वन एंड द प्यूरिटन्स एंड द पार्लियामेंट, हमने पहले भी डिस्कस किया है। एक बार मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि इंग्लैंड में पावर के तीन सेंटर्स थे बेसिकली। पहला जो है वो चर्च था, सेकंड इज पार्लियामेंट एंड थर्ड इज क्राउन। तो इन तीनों के बीच जो टसल है वो शुरू से था। इस टाइम पे वो टसल और ज्यादा बढ़ गया। मतलब क्राउन चाहता है, जो क्राउन रेफर्स टू किंग, कि सारी पावर उसके पास रहे। चर्च जो है वो चाहता है कि जो कंप्लीट कंट्रोल हो वो चर्च के पास रहे। और इस बीच में एक पार्लियामेंट जो भी स्टैब्लिश हो चुका था, तो पार्लियामेंट भी अपनी पावर बढ़ाना चाहता था। तो पावर के तीन अलग अलग सेंटर्स इंग्लैंड में हो चुके थे और इनके बीच हमेशा जो है वो पॉलिटिकल टेंशन्स चलते रहे। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स वन वी सी द इंग्लिश सिविल वॉर 1642 to 51, ये टाइम पीरियड याद रखिएगा। तो आखिरी के जो 6-7 साल है, जिसके बाद चार्ल्स वन का टाइम खत्म भी होता है, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। सिविल वॉर रेफर्स टू जब आपके कंट्री के अंदर ही लड़ाई होने लगे, गृह युद्ध कहते हैं इसको हिंदी में। तो कंट्री के अंदर भी, और क्यों हो रहा था, वही पावर टसल। आप समझिए, चर्च, क्राउन और पार्लियामेंट, इन तीनों के बीच जो पावर टसल था, और इसमें एक और प्यूरिटन्स भी आ गए थे। तो इन लोगों के बीच जो पॉलिटिकल टेंशन और जो पावर टसल थी कि कौन सबसे ज्यादा कंट्रोल रखेगा, उसकी वजह से सिविल वॉर भी स्टार्ट हुआ, जिसमें प्यूरिटन्स का बहुत ज्यादा रोल था। कौन प्यूरिटन्स थे, किस तरीके से प्यूरिटन्स ने पूरा अपना रेवोल्यूशन चलाया, इसको भी हम लोग देखेंगे। एंड इट वॉज द एंड ऑफ रेनेसा थिएटर। द थिएटर क्लोज्ड इन 1642, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो एलिजाबेथन एज के थिएटर्स थे वो पूरी तरीके से क्लोज कर दिए गए 1642 में। 1611 में भी एक बार क्लोज किया गया था, फिर उसको वापस से रीओपन करा दिया गया था। बट देन इट वाज क्लोज्ड इन 1642। और क्रॉमवेलियन रेवोल्यूशन हुआ। प्यूरिटन्स, ओलिवर क्रॉमवेल एक प्यूरिटन था। प्यूरिटन्स ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि थिएटर्स एग्जिस्ट करे, क्योंकि थिएटर क्या कर रहे थे, लोग जाते थे, ड्रामा देखते थे, और फिर उन ड्रामा की वजह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मोटिवेट होते थे किसी अलग अलग तरह की चीजों को लेकर के। और तो प्यूरिटन्स ये नहीं चाहते थे। जैसे
प्योरिटन्स आप वैसे लोगों को मानिए नाम से ही जो प्योर, जैसे बहुत सारे लोग, अगर कंटेम्पररी सोसाइटी की मैं बात करूं तो मान लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हो जाए जो बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहें कि कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, कोई ड्रिंक नहीं करेगा, कोई मूवी देखने नहीं जाएगा, और मतलब जो भी आप ऐशो आराम की चीजें हैं वो आप नहीं करेंगे, और इसको रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके कंट्रोल किया जाएगा। तो प्योरिटन्स वर दैट काइंड ऑफ पीपल हु वांट कंट्रोल ओवर पीपल जनरल बिहेवियर इन डे टू डे लाइफ। वो बहुत सारे, जिसमें थिएटर को क्लोज कराना, और भी बहुत सारी चीजें, कोई भी चीजें जो ऐसो आराम की चीजें थी, जो पार्टी और वो सारी चीजें, उस पर वो पूरी तरीके से कंट्रोल चाहते थे। चर्च को वापस से इस्टेब्लिश करना, चर्च जो एलिजाबेथन एज के बाद थोड़ा धीरे धीरे अपनी इंपॉर्टेंस जो है उसकी कम हो रही थी, तो चर्च के इन्फ्लुएंस को वापस से इस्टेब्लिश करना, ये भी क्रॉमवेलियन रिवॉल्यूशन। क्राउन की सिग्निफिकेंस को कम करना एक तरीके से। सो इंग्लैंड ऑफ चार्ल्स एंड क्रॉमवेल, ट्रेवलिन, ये एक हिस्टोरियन है जिन्होंने कहा है कि दिस वाज द इंग्लैंड ऑफ चार्ल्स एंड क्रॉमवेल। ये जो 25 साल थे ये नहीं दो लोगों के थे। चार्ल्स हु वाज द किंग, एंड ओलिवर क्रॉमवेल जो प्यूरिटन रिवॉल्यूशन का, एक तरीके से आप उसको रिवॉल्यूशनरी कह सकते हो। तो इंटररेग्नम, जो मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं, 1649 से लेकर के 59, चार्ल्स वन के टाइम के बाद, आप यहाँ देखिए 1625 टू 49, ये चार्ल्स वन का टाइम पीरियड रहा। उसके बाद पूरा जो 10 साल रहा वो मतलब उस समय इंग्लैंड में कोई किंग नहीं था, तो ये एक खाली स्पेस था। तो दैट पीरियड इज नोन एज द इंटररेग्नम विच वाज फ्रॉम 1649 टू 1659। तो ये चीज आपको समझना है कैरोलिन पीरियड में। अब हम समझेंगे कि आफ्टर ऑल हु वाज चार्ल्स वन। सो चार्ल्स वन, द ओनली इंग्लिश किंग to be beheaded. It's a very important factual information. Belief in the divine right of kingship and absolutist monarchy. He was the second son of James I, becomes the heir apparent on the death of his elder brother Henry Frederick in 1612 at the age of 12. George Villiers, Earl of Buckingham, Charles' closest advisor, 27th March 1625, he was crowned as a king. In May 1625, marriage to Henrietta Maria of France, Roman Catholic faith made the Protestant England unhappy. तो चार्ल्स को थोड़ा सा समझ लीजिए कि चार्ल्स वन आफ्टर ऑल कौन था। हमने जो प्रीवियस क्लासेस में पूरी अच्छी तरीके से समझा है कि किस तरीके से एलिजाबेथ के बाद जो जेम्स वन इंग्लैंड आया। जेम्स वन आपका 1603 से लेकर के 1625 तक जेम्स वन रहा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। 1603 से लेकर के 1625 तक जेम्स वन रहा। जेम्स वन के दो बेटे, मतलब जो बड़ा बेटा था उसका नाम था विच वॉज हेनरी फ्रेडरिक, यहाँ पे नाम आपको दिख रहा। तो हु वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ जेम्स वन, पर उसकी डेथ जो है वो बहुत पहले हो गई, 1612 में ही, 12 साल की ही एज में। एंड देन इट वाज चार्ल्स वन, जो दूसरा बेटा था जेम्स वन का। फिर वो सत्ता में आता है क्योंकि 1625 में जेम्स वन की डेथ हो जाती है। तो एट द एज ऑफ 25 ईयर्स चार्ल्स वन बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, और ये एकमात्र अभी तक के हिस्ट्री में इंग्लैंड का किंग है जिसको कि बेहेड कर दिया गया, एग्जीक्यूट कर दिया गया। उसे बेहेड करने का मतलब मार दिया जाना। तो ये चीज, तो ही वॉज द ओनली इंग्लिश किंग टू बी बिहेडेड। सेकेंड चीज जो आपको समझनी है कि एलिजाबेथ जो थी वो प्रोटेस्टेंट माइंडसेट की थी। मतलब आप समझते हैं क्रिश्चियन में दो पार्ट होते हैं, एक जो कैथोलिक्स जो लोग चर्च में विश्वास रखते हैं, दूसरे प्रोटेस्टेंट जो बाइबल में भरोसा रखते हैं। तो एलिजाबेथ जो थी वो प्रोटेस्टेंट माइंडसेट की थी, और पूरा इंग्लैंड एलिजाबेथन एज से ही प्रोटेस्टेंट माइंडसेट का था। लेकिन चार्ल्स वन जब आया, अगर उसके बाद एलिजाबेथ के बाद जब जेम्स वन आया, तो उसने भी प्रोटेस्टेंट के खिलाफ बहुत कुछ ऐसा किया नहीं, उसने उस चीज को मतलब उसका कोई विरोध नहीं किया खास तौर पे। चार्ल्स वन कैथोलिक माइंडसेट का था, और ये माइंडसेट लोगों के लिए सही नहीं था क्योंकि जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो इससे नाराज थे। दूसरा, ये डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप में बिलीव करता था। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये इस बात में बिलीव करता था कि राजा जो है वो ईश्वर की संतान है, ईश्वर का अवतार है, और उसके पास कुछ दैवीय शक्ति हैं, कुछ डिवाइन पावर है, और उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो जो एब्सोल्यूट मोनार्की वाला कॉन्सेप्ट है कि किंग इज
सुपीरियर, सबसे आगे वही है, उसमें ये पूरी तरीके से बिलीव करता था। और तो एब्सोल्यूट मोनार्की इस वजह से भी लोग इससे नाराज थे, तो बहुत लंबे समय तक रहा नहीं, 25 to 49, मैंने कहा ही 24 साल तक इसका शासन जो है वो चला। उसके बाद फ्रांस में इसने शादी की थी, जिससे शादी की थी वो भी रोमन कैथोलिक फेथ की थी। मतलब जो हेनेरिटा मैरिया थी फ्रांस की, ही वाज आल्सो ऑफ रोमन कैथोलिक फेथ। तो जो प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड था वो इससे बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। फिर हम बात कर रहे थे कि प्यूरिटन रिवॉल्यूशन इसी टाइम पे हुआ। सो हु वर द प्यूरिटन्स, कौन थे आखिर ये लोग? मैंने आपको एक आइडिया दिया ही कि प्यूरिटन्स वो लोग जो चर्च को वापस से एस्टैब्लिश करना चाहते थे और डिससेटिस्फाइड विद द रिलीजियस सेटलमेंट अकॉम्प्लिश्ड इन इंग्लैंड, और बहुत सारे रोक लगाना चाहते थे, जैसे कोई अल्कोहल कंज्यूम नहीं करेगा, थिएटर कोई नहीं जाएगा, कोई ड्रामा देखने नहीं जाएगा। तो लोगों की ये जो डे टू डे लाइफ के बिहेवियर है उसको वो लोग कंट्रोल करना चाहते थे। सो प्यूरिटन्स वर दोज पीपल। तो ये एक रिफॉर्मेशन पीरियड था। They were dissatisfied with the religious settlement accomplished in England, and as we can see here, maintained that the Church of England did not differ sufficiently from the Church of Rome. True descendants of Wycliffe the Lollards, influenced by John Calvin of Geneva. A group of reformed English Protestant, basically ये लोग कौन थे? Who sought to purify, ये यहाँ पे नाम से ये चीज आपको समझना है, इनका पर्पस ये था, ये मानते थे कि बाकी लोग जो है वो प्योर नहीं है, वी आर द प्योर पीपल एंड वी वांट टू प्योरीफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम इट्स कैथोलिक प्रैक्टिसेस, maintained that Church of England was only partially reformed. Hostility to the episcopal form of ecclesiastical government, रेमिनेंट्स ऑफ पॉपरी। सेंस क्या है इस बात को समझिए। जो चर्च है वो रोम से कंट्रोल होता था, तो बेसिकली इनका कहना यह था कि रोम के चर्च और इंग्लैंड के चर्च को, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल एक तरीके से ही चलने चाहिए। और दूसरा ये है कि विक्लिफ और लोलार्ड्स के ट्रू डिसेंडेंट्स थे ये लोग, और प्यूरिफाई करना चाहते थे चर्च को भी, इंग्लैंड के लोगों को भी, उनका एक प्यूरिफिकेशन ये लोग चाहते थे। बहुत सारी कैथोलिक प्रैक्टिसेस को वापस से मेंटेन करना चाहते थे। और इस तरीके से जो इक्लेसियास्टल प्रैक्टिसेस चल रही थी, इक्लेसियास्टल रेफर्स टू इक्लेसियास्टिस, बाइबल का एक पार्ट होता है, तो उसको ये लोग मेंटेन करना चाहते थे। तो दे वेयर प्यूरिटन्स, और इसलिए इन्होंने पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन चलाया। और इनके रिवॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा नेता था वो था ओलिवर क्रॉमवेल, ये नाम जरूर याद रखिएगा, वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्यूरिटन एज। तो spirit when it was introduced fine and noble, but it was hand and stern. We admired the Puritan integrity and uprightness, but we, ये आपको लाइन जो है, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है, ये हेनरी हडसन से कॉपी की हुई है। आपको पता ही है हडसन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बहुत पॉपुलर हिस्टोरियन है, राइटर हैं। तो उनका जो कमेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम जस्ट कोटिंग एंड अनकोटिंग एंड मैं बस इसको एक बार पढ़ दे रहा हूं, रीडिंग वट एवर हडसन हैज मेंशन्ड इन हिज बुक द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वी एडमायर्स द प्यूरिटन इंटीग्रिटी and uprightness, but we deplore his fanaticism, his moroseness, and the narrowness of his outlook and sympathies. He was an intense and God fearing, but illiberal and unreasonable man. His was a one sided, unwholesome view of the world, for in his preoccupation with the moral and spiritual things, he generally neglected and often expressly denounced the science and art, the knowledge and the beauty which gave value to secular life. Puritanism destroyed human culture and sought to confine literature with the circumscribed field of its own particular interest. तो ये चीज, ये वही एग्जैक्टली चीज है जो मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा था कि ये लोग एक तरीके से इनकी, मतलब जो हडसन लिखते हैं कि इनकी तारीफ की जानी चाहिए कि ये लोगों को, मतलब लोगों की इंटीग्रिटी बचाना चाहते थे, उनको ऊपर उठाना चाहते थे, प्योर बनाना चाहते थे कि वो ज्यादा ऑनेस्ट हो, ज्यादा मतलब उनमें इंटीग्रिटी बनी रहे। जो ऑनेस्टी का एक लेवल ऊपर होता है आपका इंटीग्रिटी, तो लोग ज्यादा ऑनेस्ट हो, ज्यादा मोरल हो, ये चीजें वो सही कर रहे थे। पर वो लिबरल नहीं थे, वो ये सारी चीजें मतलब डंके की, आप ये कह सकते हो कि बंदूक की नोक पे कराना चाहते थे।
या वो बिल्कुल भी इलिबरल थे, अनरीजनेबल भी थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट को वो लोग बढ़ावा नहीं दे रहे थे। और जो आर्ट एंड लिटरेचर है उसको भी मतलब ह्यूमन नहीं था, वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने इंटरेस्ट, उनके प्यूरिटन्स के इंटरेस्ट को, जो आर्ट और लिटरेचर फॉलो कर रहा है तो वो आर्ट और लिटरेचर अच्छा है, अदरवाइज जो उनको थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर रहा है वो अच्छा नहीं है। सो दे ट्राई टू कन्फाइन आर्ट एंड लिटरेचर इन इन देयर ओन पर्टिकुलर इंटरेस्ट। तो ये चीज, एंड दैट इज वाई दे डिस्ट्रॉयड ह्यूमन कल्चर एंड सॉट टू कन्फाइन लिटरेचर। फिर हमें यह समझना है कि इस टाइम पे कौन किसको सपोर्ट कर रहा था, सोसाइटी जो पार्ट्स में बची हुई थी। तो मतलब जो लोग थे इस टाइम पे, ये सारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही। तो पहले थे सोसाइटी के सबसे वो लोग जो रॉयलिस्ट थे। रॉयलिस्ट आपको पता ही है, जो रॉयल फैमिलीज थी, मतलब जो राजघराने से संबंधित जो लोग थे। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर लीस्ट सोशियो इकोनॉमिकल चेंजेस वेयर फेल्ट इन द लास्ट 100 years। तो इनको कोई मतलब नहीं था, इनके पास ठीक ठाक पैसे थे और इनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, तो ये लोग किसको सपोर्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद कैविलियर्स थे। कैविलियर्स वो लोग जो चर्च को, सॉरी चर्च कह रहे, कोर्ट को जो लोग सपोर्ट करते थे, और कोर्ट की सिविलरी आप कह सकते हो। जैसे कैविलियर पोएट्स भी वो पोएट्स हुए जिन्होंने कोर्ट की तारीफ में, वेन एवर आई एम सेइंग कोर्ट, इट रेफर्स टू दरबार, जो राजा का दरबार था उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग थे। फिर उसके बाद राजा खुद और चर्च। बेस्ट लव इन रूरल रीजन्स एरिया वेर लीस्ट कनेक्टेड विथ ओवरसीज कमर्स। तो राजा और चर्च को जो रूरल इलाके थे, जो कंट्री साइड के एरिया थे, वहां पे सपोर्ट मिलता था। फिर नॉर्थ वेस्ट एरिया था। पार्लियामेंट एंड प्यूरिटन सिंपैथीज इन एरिया विथ ग्रेट इकोनॉमिक चेंजेस, इस बात को समझना है। तो पार्लियामेंट और प्यूरिटन को वो लोग सपोर्ट करते थे जहां पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज आया था, मतलब जो पहले अमीर थे वो गरीब हो गए, या जो गरीब अमीर हो गए। राउंड हेड्स, ये एक ये थी। फिर लंदन ट्रेडिंग कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट। सो दीज वर द पीपल, मतलब ये सारे लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, ये सब जो है। सो दीज वर द पीपल लिविंग एट दैट टाइम इन इंग्लैंड। फिर आपका ये जो टसल है जिसकी बात मैं शुरू से कर रहा हूं, कि वी सी अ टसल बिटवीन द क्राउन एंड द पार्लियामेंट, फिर वो चर्च से भी आएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसे ही चार्ल्स वन राजा बनता है 1625 में, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर जेम्स वन, तो पार्लियामेंट और उसके बीच टसल कैसे स्टार्ट होती है। तो जैसे, और मैंने बताया है कि चार्ल्स वन एक ऐसा राजा है जो एब्सोल्यूट मोनार्की में बिलीव करता है, कि मतलब किंग के पास अल्टीमेट पावर होने चाहिए, उससे ऊपर कोई नहीं है। वो जो कहेगा वही सही, जो डिक्टेटरशिप आप कह सकते हो या एब्सोल्यूट पावर। और प्लस में ये भी बिलीव करता है कि डिवाइन पावर है किंग के पास। जस्ट वेट ए मोमेंट। तो 1625 में वो राजा बनता है। फिर 1625 में पहली चीज वो करता है, समन्स द पार्लियामेंट टू रेज मनी, कि जाओ भाई, मतलब आप टैक्सेस लगाइए और ज्यादा हमें जो खजाना है, जो शाही खजाना है, उसको भरने की जरूरत है, मतलब मनी रेज करने हैं। तो टू हैव वॉर विथ स्पेन, ताकि जो इंग्लैंड और स्पेन के बीच वॉर हो सके, उसको उसमें सस्टेन किया जा सके। ऐसा नहीं होता है पहली पार्लियामेंट मीटिंग के बाद, तो वो पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर देता है। तो पूरी तरीके से जो एब्सोल्यूट पावर का यूज करना, चार्ल्स वन। फिर सेकेंड फेज, ये जो P1 P2 लिखा हुआ है, तो ये मीटिंग्स है, फर्स्ट पार्लियामेंट्री मीटिंग, देन इन सेकेंड पार्लियामेंट्री। फिर वो वापस से ये करता है कि वापस से टैक्सेशन की बात करता है कि लोगों पे और टैक्स लगाए जाने चाहिए। इंग्लैंड स्पेन वॉर हुआ था उस दौरान। तो बकिंगम इम्पीचमेंट, जॉर्ज इलियट, एंड अगेन वो वापस से इसको डिसॉल्व करता है। बकिंगम जो थे वो उस समय पार्लियामेंट के हेड हुआ करते थे, तो उनको वो इम्पीच कर देता है और वापस से पार्लियामेंट को फिर से डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व करने का सेंस ये है कि उसकी मीटिंग अब नहीं होगी, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व होने का मतलब ये नहीं है कि पार्लियामेंट खत्म हो गई, उसकी मीटिंग्स नहीं होगी, उसके सेशंस नहीं होंगे। तो एक साल के बाद ही तिरत अगेन फिर से वो ये करता है। आगे आप देखेंगे इस पूरे जो क्रोनोलॉजी को समझिए। फिर अगेन ऑन 18 जून 1625 बकिंगहम स्टैब्ड टू डेथ, तो उसको बाहर निकाला जाता है। वो पार्लियामेंट का एक मेंबर था।
और उसको उसकी चाकू मार के हत्या कर दी जाती है 1628 में, जस्ट आफ्टर 3 इयर्स, जब चार्ल्स वन राजा बना। फिर फेज 3 मार्च 1625 वापस से पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई जाती है। ही ब्लेम्स द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक्यूजेस किंग लेमेंसी टू कैथोलिसिज्म, डिसॉल्व्ड 11 इयर्स विदाउट पार्लियामेंट। तो दोनों में बहस सिर्फ ये होती है, पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो किंग को ये कहते हैं कि किंग ज्यादा कैथोलिक हो रहा है, प्रोटेस्टेंटिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है। और किंग खुद भी कैथोलिक है, उसी दौरान किंग की मैरिज भी हुई थी। और मैरिज आपको जो कैथोलिक फैमिली में ही हुई थी, तो इस वजह से लोग किंग को ये एक्यूज करते हैं। किंग वापस से पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर लेता है और अगले 11 साल पार्लियामेंट की कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती है। तो पावर टसल तो चल ही रहा है। 1638 restoration of monasteries, bishop war, Scottish rebellion, introduction of Anglican prayer in Scotland। इसमें ये रिस्टोरेशन ऑफ मोनास्ट्री का मतलब ये है, मोनास्ट्री जो है वो छोटे चर्च जैसे आप समझ लीजिए, कुछ ऐसा जहाँ कैथोलिक लोग रहते थे। बिशप वॉर भी होता है, बिशप कहते हैं जो चर्च का हेड होता है उसको। और एक चीज होने लगी कि स्कॉटलैंड के लोग अभी तक, हालांकि जेम्स वन जब राजा बना था, चूंकि वो स्कॉटलैंड का राजा था, वो इंग्लैंड आकर के, इसके बावजूद स्कॉटलैंड के लोग अभी तक अपने आप को इंग्लैंड का पार्ट, मतलब हालांकि वो इंग्लैंड के पार्ट थे, बट स्टिल जो स्कॉटलैंड के सिटीजन्स थे वो अपने आप को इंग्लैंड का सिटीजन मानते नहीं थे अंदर से। पर ये चीज अब स्टार्ट हुई कि वहां पे भी एंग्लिकन प्रेयर होना स्टार्ट हो गया। और स्कॉटलैंड के लोग पे जब ये जबरदस्ती थोपा गया, तो 1638 में वहां पे थोड़ा बहुत रिवॉल्ट हुआ, स्कॉटिश रिबेलियन जिसको कहते हैं। स्कॉटिश रिबेलियन मतलब स्कॉटलैंड के लोग वापस से चाहते थे कि वो इंग्लैंड से अलग हो जाए। और स्कॉटिश रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए 1638 में वापस से पार्लियामेंट की बैठक बुलाई जाती है कि किस तरीके से हम स्कॉटलैंड में जो विद्रोह हो रहा है कि वो लोग वापस से, आपको ये पता ही है कि 3 देश एक हो चुके थे जिसको ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। तो ये तीनों एक हो चुके थे, तो स्कॉटलैंड वापस से अलग होना चाहता था। तो उस स्कॉटिश रिबेलियन को खत्म करने के लिए 1638 में आफ्टर 11 इयर्स फिर से पार्लियामेंट की बैठक बुलाई गई, और जो सिप टैक्स लगा हुआ था उसको खत्म किया गया, एक तरीके का टैक्स था, और फिर से पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया गया। ये दिस टैक्स वाज abolished in order to suppress Scottish rebellion. And after 6 months in 1640, which was the final time, which was जो पूरी तरीके से एक फाइनल बैठक आप कह सकते हो, अगेन नो अदर सोर्स कैन नॉट बी डिसॉल्व अगेन विदाउट पार्लियामेंट कंसेंट। तो अब ये एक चीज आ गई, रूल बना दिए गए थे कि अब ऐसा नहीं कर सकते हो आप, राजा चाहे तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दे, ऐसा नहीं है। उसके लिए पीस कंसेंट का रेफरेंस ये है कि उसके लिए पार्लियामेंट के मेंबर्स का भी कंसेंट आपको चाहिए होगा। So now from here there is the beginning of a long and deadly struggle between the parliament and the crown। तो ये क्रोनोलॉजी बस आपको समझनी है कि ये जो पूरा 1625 से लेकर के 40 तक, ये 15 साल तक, जिसमें बीच में 11 साल तो पार्लियामेंट की बैठक ही नहीं हुई, तो ये पूरा 15 इयर्स पार्लियामेंट और क्राउन के बीच जो है वो टसल चलता रहा। क्यों चलता रहा? पहला तो ये है कि राजा जो है वो कैथोलिक माइंडसेट का हो गया था। दूसरा, स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड से अलग होना चाहता था, इस वजह से भी। एंड ये जो 11 इयर्स विदाउट पार्लियामेंट रहा, इस समय क्या चल रहा था? तो इंग्लैंड, ऐसा नहीं है, चार्ल्स वन वाज डूइंग ग्रेट वर्क, ही वाज मॉडर्नाइजेशन पे ठीक काम, नए रोड्स बनाए जा रहे थे, पोस्टल सिस्टम की शुरुआत हुई थी, अनएम्प्लॉयमेंट को भी एड्रेस किया गया था, यूरो इंपीरियल आर्किटेक्चर इन लंदन, तो ये सारी चीजें चार्ल्स वन जो है वो कर रहा था। बट डिस्पाइट दैट जो है वो इंग्लैंड में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है 1640 में। और स्ट्रैटफोर्ड अरेस्टेड, चार्ज ऑफ हाई ट्रेजन, चार्ल्स फोर्स टू साइन टू द डेथ वारंट, पार्लियामेंट कैटलॉग अगेंस्ट चार्ल्स। पोस्टल सिस्टम, यही जो पोस्ट का मतलब डाक खाने वाला जो सिस्टम होता है, मतलब लेटर्स भेजने के लिए, तो पोस्टल सिस्टम की शुरुआत हो गई थी, कम्युनिकेशन का एक सिस्टम। सेंस ये है कि जो किंग है वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा था तो लोग उससे नाराज थे।
ऐसा समझिए कि पार्लियामेंट की पावर उसने कम कर दी थी। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को एक तरीके से प्रोवोक किया अगेंस्ट द क्राउन, अगेंस्ट द किंग, एंड दैट इज व्हाई इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्टेड फ्रॉम 1640। सो स्ट्रैटफोर्ड में, स्ट्रैटफोर्ड इज अ प्लेस, चार्जेस ऑफ हाई ट्रेजन, चार्ल्स फोर्स टू साइन द डेथ वारंट, पार्लियामेंट कैटलॉग अगेंस्ट चार्ल्स, asserts that asserts the divine rights of king, and on 3rd January 1642 Charles ordered the arrest of 5 members of the parliament including John Pym। हुआ ये कि स्ट्रैटफोर्ड को अरेस्ट किया जाता है, चूंकि मतलब ट्रेजरी से रिलेटेड उन पे थे ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। किस तरीके से सिविल वॉर स्टार्ट हुआ इसको आप समझिए। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उनको अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर इशू करता है चार्ल्स, जो है वो बाकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फोर्स करता है कि आप इसके अरेस्ट वारंट पे साइन कीजिए। फिर 1642, 2 साल बाद, वो ये 5 और भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे उनके अरेस्ट के इशू, मतलब ऑर्डर इशू कर देता है। पार्लियामेंटेरियन जो थे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, वो अपने आप को सरेंडर करने से मना कर देते हैं, वो भाग जाते हैं। जिन भी 5 पार्लियामेंटेरियन का जो अरेस्ट वारंट निकला था, जिसमें जॉन पिम का भी नाम था, ये एक नाम याद रखिएगा। तो चार्ल्स जो है वो इस तरीके से दोनों पे कंट्रोल धीरे धीरे अपना खो रहा था, डिस्पाइट डूइंग द गुड वर्क इन इंग्लैंड। ऐसा नहीं है, ही वॉज डूइंग ग्रेट विदाउट पार्लियामेंट, ही वॉज डूइंग ग्रेट वर्क इन मॉडर्नाइजेशन, न्यू रोड, पोस्टल सिस्टम, ही वॉज एड्रेसिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। पर वो चीजें नहीं हो रही थी, और तो इस तरीके से वो लंदन और पार्लियामेंट दोनों पे कंट्रोल खो दे रहा था। सो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि और कैसे चीजें आगे बढ़ी थी, क्रॉमवेल रेवोल्यूशन आया कैसे। ये वही पिम है जिसका अरेस्ट ऑर्डर वो दिया था। ओके।